हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नेचर्स एकेडमी। बायोस्टैटिस्टिक्स लेक्चर सीरीज़ की 10वीं वीडियो में आपका स्वागत है और इसमें हम बात करने जा रहे हैं मोड की। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का ये तीसरा मेजर है। पहला हमने मीन पढ़ा था, दूसरा मीडियन और ये मोड जो आज हम पढ़ेंगे। देखिए, मोड को हमेशा हम ग्रुप्ड डेटा के लिए कंसिडर करते हैं, क्योंकि मोड के बारे में मैंने एक शॉर्ट भी बनाया था जिसमें हमने ये जाना था कि मोड होता क्या है, कि किसी भी सेट ऑफ वेरिएबल्स में ऐसी वैल्यू जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुई हो उसको हम कहते हैं मोड। ठीक है। अब ज़्यादा रिपीटिशन को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो मोड में फ्रीक्वेंसी होती है। और जब हमने वेरिएबल पढ़ा था तो हमने देखा था कि दो तरह के वेरिएबल होते हैं, एक डिस्क्रीट सीरीज़ बनाते हैं, दूसरे कंटिन्यूअस सीरीज़ बनाते हैं। डिस्क्रीट सीरीज़ में होता क्या है कि हर वेरिएबल की फ्रीक्वेंसी होती है, और कंटिन्यूअस सीरीज़ में क्या होता है, वेरिएबल्स कंटिन्यूअस होते हैं सो दैट वो क्लास इंटरवल में डिवाइडेड होते हैं और उनकी फ्रीक्वेंसी होती है। तो जस्ट बिकॉज मोड को हम कंसीडर करते हैं मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के लिए, कि मतलब कौन सा वेरिएबल ज़्यादा फ्रीक्वेंट है, इसलिए इसको हम डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज़ के लिए ही, मतलब ग्रुप्ड डेटा के लिए ही कंसीडर करते हैं। तो चलिए ये टॉपिक शुरू करते हैं। तो मोड क्या है? किसी भी सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन में या डेटा सेट में ऐसी वैल्यू जो ज़्यादा बार मैक्सिमम टाइम रिपीट हुई हो, मतलब जिसका रेपिटेशन जो है मैक्सिमम टाइम हो, उसको हम मोड कहते हैं। ठीक है, वो वैल्यू मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू होती है और उसको हम मोड कहते हैं। तो अभी आगे हम जस्ट एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझ लेंगे। तो अभी के लिए बस इतना जाने कि मोड क्या है। इट इज़ द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल विच रिपीट्स मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है। फिर दूसरे शब्दों में आप इसको कह सकते हैं कि ऐसी वेरिएबल की वैल्यू जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम हो। ठीक है, किसी भी सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन में वेरिएबल की वो वैल्यू जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम हो। और हमेशा, जैसा मैंने बताया, इसको ग्रुप्ड डेटा के लिए ही कंसीडर किया जाता है, स्टडी किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है फॉर डिस्क्रीट एज वेल एज कंटिन्यूअस सीरीज़। ठीक है। और इसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं जो सबसे कॉमन ऑब्जर्वेशन होता है किसी भी सीरीज़ या डेटा सेट में। कॉमन मतलब जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक क्लास है, क्लास में मैथ्स का टेस्ट हुआ और कई सब्जेक्ट्स का टेस्ट हुआ। तो एक ऐसा स्टूडेंट है जिसके हर सब्जेक्ट में मैक्सिमम मार्क्स है, मतलब हर सब्जेक्ट में वो फर्स्ट है, तो वो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंट स्टूडेंट हुआ। ठीक है। तो इस तरह से ऐसी वैल्यू किसी भी डेटा सेट में जो मैक्सिमम टाइम रिपीट हो उसको हम कहते हैं मोड। ठीक है। उसकी फ्रीक्वेंसी हम फाइंड आउट करते हैं और वो मोडल वैल्यू होती है। ठीक है। चलिए, अब मोड को हम यूज़ कब करते हैं? तो ऐसे टाइम पे मोड को यूज़ किया जाता है, मोड को कंसीडर किया जाता है कि जब डेटा जो है वो क्वालिटेटिव हो। इसमें एक एडिशन मैं करता हूँ, क्वालिटेटिव एज वेल एज डेटा इज़ क्वांटिटेटिव। तो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों कंडीशन में, दोनों डेटा में मोड को कंसीडर किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो स्क्यूड हो। स्क्यूड का मतलब ये होता है, एक तो हम पढ़ते हैं, इसके बारे में मैं सेपरेट एक वीडियो बनाऊंगा। देखिए, कभी भी हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जब पढ़ते हैं ना, तो एक तो हम पढ़ते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो कर्व है वो इस तरह से बनता है। ठीक है, मतलब जो वैल्यूज़ यहाँ से शुरू होती है यहीं पे ख़त्म होती है, एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जब इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अलावा जो वैल्यूज़ होती हैं किसी भी डेटा सेट में, वो किसी एक साइड ज़्यादा हों। ठीक है। ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अलावा किसी एक साइड ये वैल्यूज़ ज़्यादा हो और एक साइड कम हो, तो ऐसे डेटा सेट को हम कहते हैं स्क्यूड। ठीक है। सो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो स्क्यूड हो उसके लिए हम मीडियन और मोड को कंसीडर करते हैं। सो मोड इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर स्क्यूड डेटा, मीडियन भी यूज़ किया जाता है। और डेटा कंटेन्स ऐसा डेटा जो एक्सट्रीम वैल्यूज़ को कंसीडर करता हो या कंटेन करता हो। एक्सट्रीम वैल्यूज़ का मतलब ये होता है कि अब मान लीजिए एक सीरीज़ है, अभी मैं ऐसे समझा दे रहा हूँ बट एक सेपरेट वीडियो में आपसे बनाऊँगा। देखिए, एक्सट्रीम वैल्यूज़ का मतलब होता है, मान लीजिए ये सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन, इसमें वैल्यूज़ है 2, 4, 6, 7, 11, 12, 300। ठीक है, 700। तो अब ये देखिए, ये जो वैल्यूज़ हैं लास्ट की, काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं। ऐसी कंडीशन में जब आप मीन को कंसीडर करेंगे तो वो बहुत रिलायबल मीन नहीं होगा। तो ऐसी कंडीशन में हम मोड को कंसीडर करते हैं। ठीक है, और ये जो वैल्यूज़ हैं इनको हम कहेंगे एक्सट्रीम वैल्यूज़ या आउटलायर्स। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम आगे बढ़ें। चलिए,
अब जैसा मैंने बताया कि मोड को हम हमेशा ग्रुप्ड डेटा के लिए कंसीडर करते हैं क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी होती है। तो ग्रुप डेटा में दो सीरीज़ बनती है, डिस्क्रीट डेटा की डिस्क्रीट सीरीज़ और कंटिन्यूस डेटा की कंटिन्यूस सीरीज़। डिस्क्रीट सीरीज़ में क्या होता है, वेरिएबल होता है, ठीक है। वेरिएबल अगर आपको नहीं पता है तो पहले जो इंट्रोडक्शन की बायोस्टैटिस्टिक्स की वीडियो है उसमें मैंने टर्म्स को एक्सप्लेन किया है, वो वीडियो आप ज़रूर देख लीजिए, ठीक है। और हर वेरिएबल की फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन जब वेरिएबल हो और उसकी फ्रीक्वेंसी हो। कंटिन्यूस डेटा क्या होगा, कंटिन्यूस सीरीज़ क्या होगी। अब यही वेरिएबल कंटिन्यूस होते हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6 एंटिल जितना भी ऑब्जर्वेशन होगा। तो उस कंडीशन में क्लास इंटरवल का फॉर्मेशन होता है, जैसे 1 to 10 11 to 20, ये हर एक क्लास इंटरवल होता है। ये भी मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सो प्लीज़ आप वो वीडियो देख के फिर आप इसको देखिए तो समझ में आएगा, ठीक है। तो कंटिन्यूस सीरीज़ में अब इन्हीं वेरिएबल को हम ये अलग अलग क्लास इंटरवल्स में डिवाइड कर देते हैं या डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इनको हम कहते हैं क्लास इंटरवल्स। ये अलग अलग जो है ना, ये क्लास इंटरवल्स हैं और हर क्लास इंटरवल की यहाँ पे भी फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। हर क्लास इंटरवल की यहाँ पे भी फ्रीक्वेंसी होती है। तो हम हमेशा मोड को ग्रुप्ड डेटा के लिए कंसीडर करते हैं। अब ऐसा नहीं है, होता क्या है कि कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिंपल सीरीज़ एक दे देते हैं, उसमें वैल्यूज़ रिपीटेड होती हैं और कहते हैं, पूछा जाता है कि कौन सी वैल्यू है जो इस पूरी सीरीज़ के लिए मोड की वैल्यू है। तो उसमें आपको मैनुअली इंस्पेक्शन के द्वारा, उसमें किसी कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको सिर्फ इंस्पेक्शन के द्वारा ये फाइंड आउट करना होता है कि इसमें से मोड की वैल्यू कौन सी है, ठीक है। वो आप अपने आप ऑब्जर्वेशन के थ्रू समझ सकते हैं। चलिए, तो हम इसको आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए डिस्क्रीट सीरीज़ की बात करते हैं। पहली जो सीरीज़ है डिस्क्रीट सीरीज़, तो डिस्क्रीट सीरीज़ के लिए मोड को कैसे कंसीडर किया जाता है। देखिए दो तरह से डिस्क्रीट सीरीज़ में मोड को फाइंड आउट किया जाता है। पहला तरीका होता है सिंपल सीरीज़ मेथड और दूसरा कहलाता है ग्रुपिंग मेथड। सिंपल सीरीज़ जैसा मैंने आपको बताया, मैक्सिमम अनग्रुप डेटा के लिए भी ऐसे क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं कि मोड को आप फाइंड आउट करिए, तो ऐसी सीरीज़ दी हुई होगी या ऐसे वेरिएबल्स दिए होंगे। देखिए अब सिंपल सीरीज़ मेथड की हम बात कर रहे हैं। इसमें आप एग्जांपल देख लीजिए, फ्रॉम द डेटा गिवन बिलो फाइंड आउट द मोड, ठीक है। ये एक सीरीज़ दी हुई है, ये आपके सामने ये सीरीज़ दी हुई है, ठीक है। इसमें वैल्यूज़ हैं 1 3 1 3 1 3 2 9 7 8 3 1 1 1 4 3 2 6 5 9 10, ठीक है। ये वैल्यूज़ दी गई हैं, ये सारी वेरिएबल की वैल्यूज़ हैं। अब इसमें से आपको फाइंड आउट करना है कि मोड का मतलब क्या, कि कौन सी ऐसी वैल्यू है जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रही है, मतलब कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसका फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है। तो जिसका फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगा वो इस सीरीज़ के लिए मोड की वैल्यू होगी। ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया हुआ है, तो सीधे हम सोल्यूशन पे चलते हैं, ठीक है। आपको समझ में आ जाएगा वहाँ पे। देखिए अब इसमें जो वैल्यूज़ हैं, आप जब वीडियो देख रहे होंगे तो इसको पॉज करके थोड़ा सा बैकवर्ड करके आप वैल्यूज़ देख लीजिएगा या किसी पेपर पे लिख लीजिएगा, सो दैट आपको ये समझ में आएगा, ठीक है। मेरे पास इतना स्पेस नहीं था स्लाइड पे कि मैं उसको एडजस्ट कर सकूं, ठीक है। तो देखिए इसमें वैल्यूज़ जो आप देखेंगे ना, वैल्यूज़ यही हैं, 1 है, 2 है, 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब इसमें रेपिटेशन कितना है, तो 1 का रेपिटेशन 5 टाइम्स है, 2 का रेपिटेशन 2 टाइम्स है, 3 का जो रेपिटेशन यानी कि फ्रीक्वेंसी 4 टाइम्स है, 4 का 1 टाइम, 5 का भी 1 टाइम, 6 का भी 1 टाइम, 7 का भी 1 टाइम, 8 का भी 1 टाइम, 9 का 2 टाइम्स है और 10 का 1 टाइम। सो सिंपल सी बात, बस इतना समझना है कि कौन सी ऐसी वेरिएबल है जिसके लिए फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है। तो देखिए 1 जो है ऐसा वेरिएबल है जिसके लिए जो फ्रीक्वेंसी है वो मैक्सिमम है, दैट इज़ 5। तो इस पूरी सीरीज़ का जो आंसर होगा ना वो होगा 1, आंसर होगा 1 जिसका रेपिटेशन 5 है, मतलब ऐसी वैल्यू सीरीज़ में जिसका रेपिटेशन मैक्सिमम है। तो 1 का रेपिटेशन 5 टाइम्स है, तो ये इस पूरी सीरीज़ के लिए मोड की वैल्यू होगी, ठीक है। तो मोड की वैल्यू इस केस में क्या होगी, 1। कई बार लोग आंसर गलत दे देते हैं। अब जैसे 5 है ना, तो 5 को आंसर बता देंगे। फ्रीक्वेंसी को आंसर नहीं बताना है आपको, किस वैल्यू की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है वो वैल्यू मोड की वैल्यू होती है, ठीक है। समझ में आ गई बात। कोई कन्फ्यूजन किसी भी स्टेज पे हो तो आप प्लीज़ कमेंट कर दिया करें अपने डाउट्स को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा मेथड होता है ग्रुपिंग मेथड।
अभी तो हमने सिंपल सीरीज़ मेथड पढ़ा, इसमें सिंपल सीरीज़ दी गई होगी या नहीं भी दी गई होगी तो वेरिएबल होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, उसमें से कहा जाएगा कि आप इसमें से मोड की वैल्यू को फाइंड आउट करिए। बट मोस्टली वो सिंपल सीरीज़ दी हुई होती है, उसमें से आपको इंस्पेक्शन के थ्रू ये केयरफुली आपको लिखना होता है कि वैल्यूज़ कौन कौन सी हैं और आप इजीली उसको कंसीडर कर सकते हैं या फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए, ये मेरा फेवरेट है, ग्रुपिंग मेथड। मोड को जब हम ग्रुपिंग मेथड के थ्रू फाइंड आउट करते हैं तो ये बहुत ही मतलब अच्छा है और समझने में भी आसानी होती है और इंटरेस्टिंग भी है काफ़ी, इसलिए ये मेरा फेवरेट है। देखिए, हमें ग्रुपिंग मेथड की ज़रूरत क्यों पड़ी? पहली बात, ग्रुपिंग हम किसकी कर रहे हैं यहाँ पे? ग्रुपिंग मेथड में हम ग्रुपिंग करते हैं फ्रीक्वेंसीज़ की, ठीक है। फ्रीक्वेंसीज़ की ग्रुपिंग करते हैं। क्यों करते हैं भाई? क्योंकि जब हम ग्रुपिंग मेथड यूज़ करते हैं तो ग्रुपिंग मेथड यूज़ हम तभी करते हैं जब ऐसी सीरीज़ हमें मिल जाए उसमें मोड की वैल्यूज़ एक से अधिक हों, ठीक है। ऐसी सीरीज़ क्वेश्चन में दे दी गई या ऐसा ऑब्जर्वेशन किया गया जिसमें देखा यह जा रहा है कि कई सारे वेरिएबल्स हैं जिनके लिए मोड की वैल्यू एक समान, मतलब मैक्सिमम जो फ्रीक्वेंसी है वो एक ही है, ठीक है। तो ऐसी सीरीज़ को अगर दो मोड की वैल्यूज़ हैं तो हम उसको बाई मॉडल कहते हैं, दो से अधिक हैं, तीन है तो ट्राई मॉडल, चार है तो टेट्रा मॉडल, या बहुत सारी हैं तो उसको हम मल्टी मॉडल सीरीज़ कहते हैं। मतलब जब किसी सीरीज़ में मोड की वैल्यूज़ एक से अधिक हों उस कंडीशन में हमें फ्रीक्वेंसीज़ की ग्रुपिंग करने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो वही इस पे लिखा हुआ पहला पॉइंट कि यूज्ड व्हेन देयर आर मोर देन वन मोड वैल्यूज़ इन अ सीरीज़, दैट इज़ कोई भी सीरीज़ बाई मॉडल हो, ट्राई, टेट्रा मॉडल और मल्टी मॉडल हो, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसमें ग्रुपिंग, जैसा मैंने पहले बताया कि ग्रुपिंग किसकी करते हैं, तो फ्रीक्वेंसीज़ की ग्रुपिंग की जाती है जिससे एक मोड की वैल्यू हमें मिल सके। भाई मोड की वैल्यू सारी नहीं होगी, ठीक है। होगा ऐसा, क्वेश्चन में दिया हुआ होगा कि कई सारे वेरिएबल्स हैं जिनके लिए मोड की वैल्यू मैक्सिमम एक ही है, ठीक है, बट वो मोड की वैल्यू उसमें भी एक ही आएगी, इसीलिए हमें ग्रुपिंग करनी पड़ती है, ठीक है। अब इसके लिए हम करते क्या हैं कि बहुत ही इंटरेस्टिंग काम करते हैं, एक टेबल बनाते हैं जिसमें 7 कॉलम्स होते हैं, ठीक है। 7 कॉलम्स का एक टेबल बनाते हैं, ठीक है। पहले कॉलम में हम वेरिएबल्स को नोट करते हैं, मतलब 7 कॉलम्स का होता तो है बट पहला वेरिएबल के लिए होता है, उसको गिन के हम 7 कॉलम कहते हैं, बट पहले को छोड़ के बाकी 6 कॉलम्स होते हैं जिसमें आप फ्रीक्वेंसीज़ की ग्रुपिंग करते हैं। कैसे करते हैं, एक क्वेश्चन के थ्रू आप इसको समझ सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन हम देखते हैं। ये क्वेश्चन है आपके सामने, इवैल्यूएट मोड फॉर फॉलोइंग सीरीज़। अब इसमें देखिए वेरिएबल की वैल्यू है और उसकी फ्रीक्वेंसीज़ हैं। वेरिएबल की वैल्यूज़ हैं 50, 52, ये वैल्यूज़ हैं वेरिएबल की 50, 52, 54, 6, 58, 60, 62, 64, 66 एंड 68, और उनकी फ्रीक्वेंसीज़ हैं 50 का 5, 52 का 16, 54 का 20, 56 का 15, 58 का 25, 60 का 25 और 62 का 25, 64 का 20, 66 का 10 और 68 का 5। यहाँ पे देखिए जो ये सीरीज़ है, इट इज़ अ ट्राई मॉडल सीरीज़, ट्राई मॉडल सीरीज़ कैसे है भैया? तो देखिए यहाँ पे जो मोड की वैल्यूज़ है 58 के लिए भी 25 है फ्रीक्वेंसी, 60 के लिए भी 25 है फ्रीक्वेंसी और 62 के लिए भी 25 है फ्रीक्वेंसी। अब इस कंडीशन में हम क्या करेंगे? इस कंडीशन में हम एक ही काम करेंगे, दैट इज़ ग्रुपिंग करेंगे, ग्रुपिंग ऑफ फ्रीक्वेंसीज़, ठीक है। फ्रीक्वेंसीज़ की ग्रुपिंग का कार्य हम यहाँ पे करने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है, आप देखिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा समझ के। चलिए आगे बढ़े। तो ये टेबल है आपके सामने, ठीक है। अब इस टेबल में देखिए, जैसा मैंने कहा 7 कॉलम्स का टेबल होता है, बट जो पहला कॉलम होता है वो वेरिएबल के लिए होता है। तो पहले कॉलम में हम वेरिएबल की वैल्यूज़ जो क्वेश्चन में थी एज इट इज़ डिनोट कर देते हैं। फिर कॉलम नंबर फर्स्ट, कॉलम नंबर सेकेंड, कॉलम नंबर थर्ड, कॉलम नंबर फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, इन कॉलम्स में हम फ्रीक्वेंसीज़ की ग्रुपिंग करते हैं, ठीक है। तो वेरिएबल को डिनोट कर दिया जो क्वेश्चन में था। कॉलम नंबर फर्स्ट में जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है क्वेश्चन में, हर वेरिएबल की फ्रीक्वेंसी को आप एज इट इज़ डिनोट कर देंगे उसके सामने,
ठीक है। कॉलम नंबर फर्स्ट में क्या करना है आपको, जो फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में दी हुई है हर वेरिएबल की, उस वेरिएबल के सामने आपको डिनोट कर देना, अंकित कर देना है। ठीक है। अगर कोई अंकित मेरा वीडियो देख रहे हैं तो हम बायोस्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं, अंकों की बात कर रहे हैं, अंकित आपका नाम है, तो ये अंकित कर दिया हमने। ठीक है। तो जो क्वेश्चन में जो वेरिएबल था उसकी फ्रीक्वेंसी को हमने अंकित कर दिया। ठीक है, ये डिनोट कर दिया पहले कॉलम में। मतलब वेरी फर्स्ट कॉलम इज सेपरेट, इट इज़ मेड फॉर वेरिएबल, वी डू नॉट कंसीडर दैट कॉलम एज दीज 6 कॉलम्स। पहले कॉलम में हमने वेरिएबल को डिनोट कर दिया भैया, आप देख लो। फिर फर्स्ट कॉलम में उन वेरिएबल्स की जो पर्टिकुलर जो फ्रीक्वेंसीज हैं उनको डिनोट कर दिया। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए करते क्या है। अब सेकेंड कॉलम में हम क्या करते हैं, सेकेंड कॉलम में हमें काम ये करना होता है कि पहली फ्रीक्वेंसी और दूसरी फ्रीक्वेंसी का सम करके वैल्यू लिखनी होती है। तो 5 और दूसरी फ्रीक्वेंसी 16, उसका सम करेंगे तो 21 वैल्यू आएगी। ठीक है। यही काम करना है दूसरे कॉलम में, मतलब ऊपर से लेके राइट फ्रॉम द टॉप नीचे तक दो फ्रीक्वेंसीज का पेयर बना के उनका सम करके वैल्यूज़ आपको लिखते जाना है। ठीक है। तो इसी प्रकार से अब देखिए 2 फ्रीक्वेंसीज हो गई, फिर ये 2 फ्रीक्वेंसीज। अब इसको मैं इस तरह समझा देता हूँ सो दैट आपको ईजीली समझ में आएगा, कोई कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। अब ये देखिए ये फ्रीक्वेंसी हो गई, इसका सम करके वैल्यू यहाँ लिखा हुआ है 35, 20 + 15। फिर इसी तरह से ये फ्रीक्वेंसीज हो गई 25 + 25, इनका सम करके वैल्यू लिखा हुआ है 50। फिर 25 + 20 45, फिर 10 + 5 + 15। इतनी बात समझ में आ गई। मान लीजिए यहाँ पे एक और फ्रीक्वेंसी होती, ठीक है, 5 के बाद कोई और फ्रीक्वेंसी नीचे होती, यहाँ पे नीचे कोई और वैल्यू होती, तो उसको हम इग्नोर कर देते। ठीक है। तो सेकंड कॉलम में क्या करना है, फर्स्ट कॉलम में जो फ्रीक्वेंसीज है राइट फ्रॉम द टॉप दो फ्रीक्वेंसीज का सम अप करके उन वैल्यूज़ को लिखना है, उनके सम के वैल्यू को। ठीक है। लास्ट की फ्रीक्वेंसी अगर कोई पेयर नहीं बनाती है, सिंगल है, तो उसको हम इग्नोर कर देंगे। अगर डबल होगी तो पेयर बन जाएगा। जब तक पेयर बनता रहेगा हम पेयर को सम अप करके सेकेंड कॉलम में उनके सम की वैल्यूज़ को हम लिखते रहेंगे। बात समझ में आ गई, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए फिर हमें थर्ड कॉलम में क्या करना है। थर्ड कॉलम के लिए हमें करना क्या है, जो पहली फ्रीक्वेंसी है, मतलब फर्स्ट कॉलम में जो पहली फ्रीक्वेंसी है उसको छोड़ देना। ये देखिए यहाँ पे लगा हुआ है ना ये ब्रैकेट, इस तरह से पहली फ्रीक्वेंसी को छोड़ के बाकी जो फ्रीक्वेंसीज हैं उनका सम करके वैल्यू लिखनी है। तो मतलब पहली को छोड़ दिया, दूसरे पे 16 है तो 16 + 20 ये 36 हो गया। फिर उसके बाद 2, फिर 15 + 25 ये वैल्यू आएगी 40। फिर उसके बाद ये 25 ये हो गया 50। ठीक है। फिर उसके बाद ये 20 और ये 10, ये 2 फ्रीक्वेंसीज हुई, पहले को छोड़ दिया आपने तो 30 हो गया। यहाँ पे देखिए लास्ट फ्रीक्वेंसी बची 5, जो कोई पेयर फॉर्म नहीं करती है तो इसको हम इग्नोर कर देंगे, इसको कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ें। मतलब क्या करना है, थर्ड कॉलम में राइट फ्रॉम द टॉप पहली फ्रीक्वेंसी को छोड़ के बाकी फ्रीक्वेंसीज का पेयर बना के उनके सम अप की वैल्यू आपको डिनोट करनी है। बात समझ में आ गई। चलिए अब थोड़ा सा मैं इसको मिटा लेता हूँ सो दैट आगे की बातें आपको समझ आ सकें, क्योंकि यहाँ पे बार बार हम राइट करेंगे ना तो बार बार कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है, तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। अब देखिए फोर्थ कॉलम में आपको क्या करना है, फोर्थ कॉलम में शुरू से लेके 3 फ्रीक्वेंसीज का ट्रिपलेट बनाना है और उनका सम लिखना है। मतलब यहाँ 41 आया है तो 5 + 16 + 20, ठीक है, 5 + 16 + 20 करेंगे तो 41 आ जाएगा। तो ऊपर से आपको फोर्थ कॉलम में क्या करना है, राइट फ्रॉम द टॉप फर्स्ट कॉलम में जो फ्रीक्वेंसीज हैं तो 3 फ्रीक्वेंसीज का सम करके वैल्यू को लिखना है। यहाँ पे भी लास्ट की फ्रीक्वेंसी अगर कोई ट्रिपलेट फॉर्म नहीं करेगी, लास्ट मतलब एकदम नीचे, इसके नीचे कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है और अगर वो ट्रिपलेट फॉर्म नहीं कर रही है तो उसको आप इग्नोर कर देंगे। भले से वो पेयर फॉर्म करे, पेयर फॉर्म करेगा तब भी इग्नोर कर देंगे। जब तक वो ट्रिपलेट फॉर्म नहीं करेगा हम उसको ऐड करके वैल्यूज़ को फोर्थ कॉलम में नहीं लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से देखिए फिर अगला ट्रिपलेट ये हो गया, 15 + 25 + 25 ये आ जाएगा 65, तो फोर्थ कॉलम में 65 लिख दिया। फिर 25 + 20 + 10 तो ये आ जाएगा 55, तो यहाँ पे 55 हमने लिख दिया। लास्ट की फ्रीक्वेंसी देखिए कोई ट्रिपलेट फॉर्म नहीं कर रही है तो उसको हमने छोड़ दिया, उसको लीव आउट कर दिया। इतनी बात समझ में आ गई। हाँ जी,
अब देखिए फिफ्थ कॉलम में आपको क्या करना है, जो कॉलम नंबर फिफ्थ है इसमें क्या करना है। अब फिर मैं फर्स्ट कॉलम की वैल्यूज़ को मिटा दे रहा हूँ, मतलब वैल्यूज़ को नहीं मिटा रहा हूँ, क्या हमने किया था फोर्थ कॉलम में वो मैं मिटा दे रहा हूँ। अब फिफ्थ कॉलम में आपको क्या करना है, यहाँ पे फिर पहली फ्रीक्वेंसी को लीव आउट कर देना है, बाकी फ्रीक्वेंसीज़ का ट्रिपलेट बना के उनका सम अप आपको डिनोट करना है इन द फिफ्थ कॉलम। ठीक है, फिफ्थ कॉलम ये रहा, ट्रिपलेट बनाया, पहले फ्रीक्वेंसी को फर्स्ट कॉलम में छोड़ दिया, इनको ऐड किया तो 16, 20 और 15 ये हो जाएगा 51। ठीक है, फिर दूसरा ट्रिपलेट आएगा 25, 25, 25 तो ये हो जाएगा 75, फिफ्थ कॉलम में 75 लिख दिया। फिर तीसरा ट्रिपलेट 20, 10 एंड 5 ये हो जाएगा 35, तो हमने फिफ्थ कॉलम में 35 लिख दिया। ठीक है, तो फिफ्थ कॉलम में हमें क्या करना है, पहली फ्रीक्वेंसी को छोड़ देना है, बाकी फ्रीक्वेंसीज का ट्रिपलेट बना के उनका 3-3 का सम आपको लिखना है फिफ्थ कॉलम में। लास्ट की फ्रीक्वेंसी अगर कोई ट्रिपलेट फॉर्म नहीं करती है तो उसको आप यहाँ भी लीव आउट कर देंगे, छोड़ देंगे। ठीक है, चलिए अब सिक्स्थ कॉलम में क्या करना है, तो सिक्स्थ कॉलम की बात बताने से पहले मैं इसको मिटा देता हूँ सो दैट आपको समझ में आए। अब सिक्स्थ कॉलम में भैया आपको ये करना है कि पहली फ्रीक्वेंसी को छोड़ दीजिए, दूसरी फ्रीक्वेंसी को भी छोड़ दीजिए, बाकी की जो फ्रीक्वेंसीज़ हैं इनका 3-3 का ट्रिपलेट बना के सम की वैल्यू आपको लिखनी है। तो बाकी की फ्रीक्वेंसी ये 20 हो गया, 15 और 25 इनका सम करेंगे तो वैल्यू आएगी 60। फिर 25, 25 और 20 इनका सम करेंगे तो वैल्यू आएगी 70। लास्ट की फ्रीक्वेंसीज देखिए 10 और 5 हैं, ये ट्रिपलेट फॉर्म नहीं कर रही हैं तो इसको आपने इग्नोर करना है, इसको आपने छोड़ दिया, आपने घबराना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो ये छोड़ दिया आपने, मतलब क्या, सिक्स्थ कॉलम में आपको क्या करना है कि टॉप की 2 फ्रीक्वेंसीज़ को छोड़ देना है, उसके बाद की फ्रीक्वेंसीज़ का ट्रिपलेट बना के हर ट्रिपलेट का जो सम होगा ना वो वैल्यू आपको सिक्स्थ कॉलम में डिनोट करना है। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए, इतना काम जब आपने कर लिया, ये आपने फ्रीक्वेंसीज़ की ग्रुपिंग कर ली। ठीक है, अब यहाँ पे भी मैं नेक्स्ट पेज पे जाने वाला हूँ। नेक्स्ट पेज पे हमें एनालिसिस टेबल बनाना है इन्हीं फ्रीक्वेंसीज़ और वेरिएबल के, मतलब किस वेरिएबल का किस कॉलम में कितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है उसके लिए हम एक एनालिसिस टेबल फॉर्म करते हैं। अब देखिए कॉलम नंबर 1 में वेरिएबल ऐसे कौन से हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है। चलिए मैं खुद इसको दिखा देता हूँ आपको। कॉलम नंबर फर्स्ट में कौन से ऐसे वेरिएबल्स हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है, तो मैं इसको एक बार मिटा देता हूँ क्योंकि ये मैंने किया हुआ है, तो मैं आपको यहाँ पे यहीं से शो कर दूँगा। ठीक है, तो कॉलम नंबर फर्स्ट में ऐसे कौन से वेरिएबल्स हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है, 25, 25, 25। ये वेरिएबल्स कौन से हैं, 58, 60 और 62। तो ये काम अपने को करना है। कॉलम नंबर फर्स्ट में वेरिएबल्स हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन से, 58, 60 और 62। देख लीजिए 58, 60 और 62 ये कॉलम नंबर फर्स्ट में इनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो मैक्सिमम है, तीनों की इक्वल फ्रीक्वेंसी, इसीलिए तो हम ये काम कर रहे हैं। अगर एक ही मोड की वैल्यू होती तब तो अब तक ये किस्सा ही ख़त्म हो गया होता। ठीक है, चलिए इसी तरह से कॉलम नंबर सेकंड में कौन से ऐसे वेरिएबल्स हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है, भैया ये भी देख लेते हैं हम। देखिए तो कॉलम नंबर सेकंड में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है, देखिए 50 आई है। ठीक है, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी ये है, और ये किसकी है, 58 और 60 की। ठीक है, 58 और 60 की। मैं इसको मिटा ही देता हूँ सो दैट आपको समझ में आए। तो कॉलम नंबर सेकंड में जो फ्रीक्वेंसी आई है वो है 50, ये किसकी है, 58 और 60 की, क्योंकि इन दोनों का सम करके आपने वैल्यूज़ को लिखा था। 58 इनकी फ्रीक्वेंसीज़ को आपने सम करके वैल्यू को लिखा था। ठीक है, तो 58 एंड 60 ये हमने डिनोट किया हुआ, 58 एंड 60। फिर कॉलम नंबर 3 में देखिए सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, तो ये है 50, ये किसकी है, 60 एंड 62 की। ये भी यहाँ पे डिनोट किया हुआ होगा, 60 एंड 62। इसी तरह से कॉलम नंबर 4 में देखिए मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज़ 65। ये किन 3 वेरिएबल्स की है, देखिए जिनके लिए हमने फ्रीक्वेंसीज को सम अप किया था। तो ये जब देखेंगे आप तो ये देखिए 65 है, 56, 58 और 60 की। ठीक है, ये जो लगा हुआ है ना ये इस तरह से। ठीक है, तो 56, 58 एंड 60। इसी तरह से फिफ्थ कॉलम में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है, 75। ये किसकी है, तो ये है, हाँ जी 75। तो ये है देखिए 58, 60 एंड 62। ये भी वैल्यूज़ लिखी हुई होंगी, 58, 60 एंड 62।
फिर सिक्स्थ कॉलम में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज़ 70, ये किसकी है? तो 70 ये तीन वेरिएबल की वैल्यूज़ हैं जिनकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, देखिए 60, 62 एंड 64। ठीक है, समझ में आ रही बात? चलिए, तो 70 है 60, 62 एंड 64 की। इतना काम आपने कर लिया, ये एनालिसिस टेबल में आपको डिनोट करना होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन सारे कॉलम्स मतलब राइट फ्रॉम द कॉलम नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, मतलब फर्स्ट टू सिक्स्थ कॉलम में कौन सा ऐसा वेरिएबल है जो मैक्सिमम टाइम रिपीट हुआ है। ठीक है, तो देखिए मैंने सॉल्व किया हुआ है, तो मैं आपको सीधा ही बता देता हूँ। 60 इसमें भी है, 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 60 इसमें भी है। सारे बार 60 जो है वो रिपीट हुआ है, मतलब 60 का जो रिपीटेशन है वो 6 है। ठीक है, बाकी वेरिएबल्स देखिए इनका 1, 2, 3, 4 ही है, 56 एक ही बार है। ठीक है ना, 62 1, 2, 3, 4 बार है ना, 64 भी एक ही बार है। तो 60 का रिपीटेशन मैक्सिमम टाइम है, तो इसका जो आंसर होगा, अब देखिए ट्राई मॉडल सीरीज थी, 3 मोड की वैल्यूज़ थी, उसमें हमने मोड फाइनली फाइंड आउट किया ग्रुपिंग करके, तो 60 होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए जो आंसर होगा दैट विल बी 60। 60 इस पूरे सीरीज़ के लिए मोड की वैल्यू होगी। समझ में आ गई बात? नहीं समझ में आई है तो कमेंट बॉक्स में कुछ थोड़ा सा टाइप कर दीजिएगा मैसेज, मैं सारा आपको आंसर दे दूंगा। चलिए आगे बढ़ें। अब मुझे कैसे समझ में आएगा कि आपको समझ में आ गया? तो इसके लिए आपके समक्ष ये प्रश्न है, फाइंड मोड फॉर गिवन सीरीज़। मैंने आपको ट्राई मॉडल सीरीज़ का बताया, बट मैं आपको बाई मॉडल सीरीज़ का ही क्वेश्चन दे रहा हूँ। 2 मोड की वैल्यूज़ हैं, क्योंकि दोनों का जो फ्रीक्वेंसी है वो इक्वल है, बाकी को छोड़ दीजिए, बाकी की फ्रीक्वेंसीज़ का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो 35 और 40 जिनके लिए मोड की वैल्यूज़ एक है, मतलब 35 है या 40 है, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके ये इसका आंसर जो है वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। तो अभी तक हमने बात की डिस्क्रीट सीरीज़ में हम कैसे मोड को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कंटिन्यूअस सीरीज़ में जब वेरिएबल को कंटिन्यूअस सीरीज़ के लिए क्लास इंटरवल्स में बांटा गया होगा, तब हम कैसे मोड को कैलकुलेट करेंगे। ठीक, चलिए अब ये कंटिन्यूअस सीरीज़ में करना क्या होता है। अगर तो कंटिन्यूअस सीरीज़ पहले आप ये जान लीजिए अलग अलग क्लास इंटरवल्स होंगे, हर क्लास इंटरवल की अलग अलग फ्रीक्वेंसी होगी। अगर आपको क्वेश्चन देखने पे ही लग जाता है कि इसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किस क्लास इंटरवल की है, तब आप उसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। अगर यहाँ पे ऐसे क्लास इंटरवल्स है जिनकी जो फ्रीक्वेंसी वो इक्वल है और वो मैक्सिमम है, उस कंडीशन में आप क्लास इंटरवल्स और उनकी फ्रीक्वेंसीज की ग्रुपिंग करेंगे। फाइनली जो आपको क्लास इंटरवल मिलेगा, उस क्लास इंटरवल के लिए आप कंटिन्यूअस सीरीज़ में मोड को फाइंड आउट करेंगे। इतनी बात ध्यान में रखिएगा, नहीं होगा तो इसका भी एग्जांपल मैं बता दूँ। कुछ नहीं करना, आपको फ्रीक्वेंसी की ग्रुपिंग करनी है क्लास इंटरवल की, और उसको फिर ग्रुपिंग के बाद जो आंसर आएगा वो आपका मोड का वैल्यू होगा, उससे आपको कंटिन्यूअस सीरीज़ के लिए मोड को कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलिए तो कंटिन्यूअस सीरीज़ में मोड को ईजिली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें करते क्या है कि फ्रीक्वेंसीज़ के डिफरेंस को फाइंड आउट करते हैं। कौन सी फ्रीक्वेंसीज़ जो जिसमें मोड होगा, मतलब जिस क्लास इंटरवल के लिए मोड की वैल्यू मैक्सिमम होगी वो कहलाएगा मॉडल क्लास, उसके जस्ट पहले का प्रीसीडिंग मॉडल क्लास होगा और उसके जस्ट बाद का सक्सीडिंग मॉडल क्लास होगा। इसके बेस पे 3 तरह की फ्रीक्वेंसीज होंगी जिनके डिफरेंस को फाइंड आउट करके फिर आप कंटिन्यूअस सीरीज़ में मोड को कैलकुलेट करेंगे। अब ये जो डिफरेंसेस होते हैं ना, मॉडल क्लास, प्रीसीडिंग मॉडल क्लास और सक्सीडिंग मॉडल क्लास के डिफरेंसेस को D1 एंड D2 से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब D1 और D2 को कैसे कंसीडर करते हैं? देखिए, मॉडल क्लास मतलब जिस क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी वो मॉडल क्लास कहलाएगा, ये मैंने बता दिया था। उसकी फ्रीक्वेंसी को आप F1 से डिनोट करेंगे। अब सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी आपको मिल गई, मॉडल क्लास मिल गया, उसके जस्ट पहले की फ्रीक्वेंसी कहलाएगी प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग मॉडल क्लास, और इसको F0 से डिनोट करते हैं। अब ये मॉडल क्लास मिला, इसके बाद की फ्रीक्वेंसी कहलाएगी फ्रीक्वेंसी ऑफ द सक्सीडिंग मॉडल क्लास, इसको F2 से डिनोट करते हैं। ठीक है, D1 को क्या करते हैं? D1 में हम F1 और F0 के डिफरेंस को फाइंड आउट करते हैं, मतलब F1 यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग मॉडल क्लास, F1 माइनस F0।
D2 को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ द सक्सीडिंग मॉडल क्लास। अब इसके बेस पे एक सिंपल सा फॉर्मूला बन जाता है जो आपके सामने है, मोड इक्वल्स टू L1 प्लस D1 अपॉन D1 प्लस D2 इंटू H, जहाँ पे L1 जब अपने मीडियन पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था L1 होता है लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल, लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल, ठीक है। D1 आपको पता ही है क्या है, D1 इज़ F1 माइनस F0, ठीक है। D1 F1 माइनस F0, D2 F1 माइनस F2, ठीक है। और H क्या होता है, H इज़ विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल, विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल। विड्थ का मतलब होता है वो क्लास इंटरवल कितना वाइड है, उसमें कितने नंबर ऑफ फिगर्स हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, आगे बढ़ें। अब ये आपको तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक हम इस पे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर लेते। तो चलिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये आपके सामने है एक क्वेश्चन, इन एन एक्सपेरिमेंट फॉलोइंग डेटा वॉज ऑब्जर्व, कैलकुलेट मोड फॉर दिस डेटा। अब देखिए इसमें ये अलग अलग जो है ना ये क्लास इंटरवल्स हैं, ठीक है। ये 1 to 10, 11 to 20, 21 to 30, 31 to 40 एंड सो ऑन, ये अलग अलग क्लास इंटरवल्स हैं और इनकी फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं, ठीक है। सो हाइट इन सेंटीमीटर ये क्लास इंटरवल में दिया हुआ है, उनकी फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं, ठीक है, इस तरह से। अब देखिए इसको सीधे सीधे जब आप क्वेश्चन आप देखेंगे ना, तो अगर मोड की वैल्यू एक ही है, मतलब एक ही क्लास इंटरवल ऐसा इसके लिए फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है, तो आपको वहीं से समझ में आ जाएगी बात, सारी कहानी आपको वहीं से समझ में आ जाएगी। सो यहाँ पे आप देखेंगे तो 51 to 60 का जो क्लास इंटरवल है, इसके लिए जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज़ मैक्सिमम 15, ठीक है। 15 फ्रीक्वेंसी किसी और क्लास इंटरवल के लिए नहीं है। तो अब आपको मिल गया क्या, अब आपको मिल गया F1 का वैल्यू, F1 की वैल्यू हो गई 15। अब F0 हमें चाहिए, F0 क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग मॉडल क्लास। अब ये मॉडल क्लास हो गया, F1 क्या हो गया, सॉरी 15 क्या होगा, हो गया ये हो गया मॉडल क्लास, ठीक है। इसके जस्ट पहले का ये हो गया F0, तो ये हो गया प्रीसीडिंग मॉडल क्लास, प्रीसीडिंग मॉडल क्लास, ठीक है। और इसके जस्ट बाद का ये हो गया F2, ये क्या हो गया, सक्सीडिंग मॉडल क्लास, सक्सीडिंग मॉडल क्लास, ठीक है। प्रीसीडिंग मॉडल क्लास एंड सक्सीडिंग मॉडल क्लास, एंड मॉडल क्लास तो आपके पास है ही है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, अब इसका मतलब ये है कि जो D1 की वैल्यू है, D1 हमने पढ़ा था, D1 इक्वल्स टू F1 माइनस F0, तो मतलब F1 की वैल्यू 15 आई है, माइनस F0 की वैल्यू 12 है, तो ये आएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3 आएगा, तो D1 इक्वल्स टू 3, ठीक है। फिर D2 इक्वल्स टू F1 माइनस F2, सो F1 15 माइनस 10, तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 5। D2 की वैल्यू आ गई 5, सो D1 की वैल्यू है 3, D2 की वैल्यू है 5। फॉर्मूला आपके पास क्या है ना फॉर्मूला, बताइए। फॉर्मूला आपके पास है मोड इक्वल्स टू L1 प्लस D1 अपॉन D1 प्लस D2 इंटू H। अब L1 क्या है, अब देखिए यही क्लास इंटरवल मिला है हमें जिसके लिए फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है, तो ये 51 ये लोअर लिमिट होगा, L1 ये होगा, ठीक है। L1 इज़ लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल, तो 51 होगा इसके लिए L1 की वैल्यू। चलिए पुट ऑन करते हैं सारी वैल्यूज़ को फॉर्मूला में। सो L1 की वैल्यू हो गई 51 प्लस D1 की वैल्यू हो गई 3 अपॉन 3 प्लस D2 की वैल्यू 5 इंटू, अब H कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए H एक तो ये होता है कि 51 से 60 तक लिख लीजिए, सारी वैल्यूज़ को काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4,
ठीक है। दूसरा तरीका क्या होता है, विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल को कैलकुलेट करने का, अपर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल, अपर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल माइनस लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल प्लस 1। ठीक है, तो अपर कितना है 60 माइनस 51 प्लस 1 करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 9 प्लस 1 इक्वल्स टू 10। विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10। अब इसको सॉल्व करते हैं, मैं दूसरा पेन यूज़ कर लेता हूँ। तो 51 प्लस ये हो जाएगा 3 अपॉन इसको 8 कर लेंगे दोनों को ऐड करके इंटू 10। ये हो जाएगा 51 प्लस इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, तो 2 से डिवाइड कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो इट विल बी, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो 15 अपॉन 4। अब इसको सॉल्व करेंगे और, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 204। इसको इससे, द 4 को इससे मल्टीप्लाई कर दिए, जो आएगा इसको 15 से जोड़ दीजिए। ठीक है, 204 प्लस 15 अपॉन 4 इक्वल्स टू 219 अपॉन 4। इसको अब सॉल्व करेंगे तो 54.75 ये मोड की वैल्यू होगी, ये आंसर होगा 54.75, ये आंसर होगा इस सीरीज़ के लिए। सो आशा कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। सो इतना कैलकुलेशन तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना, सिंपल सा है, बहुत ज़्यादा बहुत हैवी मैथमेटिक्स नहीं है इसमें, आपको सिंपल जोड़ घटाना गुणा भाग आना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से आप जब कंटिन्यूअस सीरीज़ होगी तो उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और मोड को फाइंड आउट करेंगे इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद मोड के एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। ठीक है, देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि मोड के एडवांटेजेस क्या हैं। तो मोड को आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, कैलकुलेट भी कर सकते हैं। अगर सिंपल सीरीज़ है तब तो आप आराम से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डेटा दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं। एक्सट्रीम वैल्यूज़ या आउटलायर जो हमने पहले थोड़ा सा समझा था, उससे ये अफेक्ट नहीं होता है। ये रिप्रेजेंट करता है मोस्ट कॉमन ऑब्जर्वेशन को, मतलब जिसके लिए मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, और इसको डिटरमाइन किया जाता है जब क्लास इंटरवल ओपन एंडेड हो फॉर ग्रुप्ड डेटा, मतलब ग्रुप्ड डेटा में क्लास इंटरवल के लिए भी कंसिडर किया जा सकता है। अगर क्लास इंटरवल में एक से अधिक क्लास इंटरवल के लिए मोड की वैल्यू यानी कि फ्रीक्वेंसी सेम होती है, तब आपको ग्रुपिंग करनी पड़ेगी, ये माइंड में रखना आप। ठीक है, चलिए, ये एडवांटेजेस हो गए मोड के, और इसको स्क्यूड डेटा के लिए हम यूज़ करते हैं जब डेटा स्क्यूड हो। ठीक है, डिसएडवांटेजेस भी हैं मोड के, ये यूनिक नहीं हो सकता, मतलब 2 या 2 से अधिक, जैसे कि बाही मोर देन 1 मोड की वैल्यूज़ भी होती है, जैसा हमने अभी देखा है, उसके लिए ग्रुपिंग करनी पड़ती है। मे नॉट एग्जिस्ट इफ़ ऑल वैल्यूज़ अकर विद द सेम फ्रीक्वेंसी, तो अगर सारी वैल्यूज़ की सेम फ्रीक्वेंसी होगी तो मोड को फाइंड आउट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। डज नॉट यूज़ ऑल द ऑब्जर्वेशन इन द डेटा सेट। अब जब आप मोड फाइंड आउट कर लेते हैं तो उसके आगे पीछे की वैल्यूज़ का कोई मतलब नहीं रह जाता। ठीक है, फिर उसके बाद लेस स्टेबल, मीन से तो लेस स्टेबल है, मीन से मीडियन और मोड दोनों ही लेस स्टेबल होते हैं। ठीक है, और डेटा सेट में कोई भी चेंज मोड की वैल्यू को बदल देगा, क्योंकि इसको हम स्क्यूड डेटा के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, डिफ़िकल्ट टू डिटरमाइन एक्यूरेटली इन सम ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी एक अच्छा तो क्या कहेंगे, ये भी एक इसका बड़ा डिसएडवांटेज है। जब डेटा हाईली इरेगुलर होगा, ठीक है, तो एक्यूरेट मोड की वैल्यू को फाइंड आउट करना बहुत ही मुश्किल होता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द मोड फॉर ग्रुप डेटा फॉर डिस्क्रीट एज वेल एज कंटिन्यूअस सीरीज़। ठीक है, अनग्रुप डेटा के लिए मोड नहीं होता, बस सिंपल सीरीज़ अगर दी हुई है तो आप उसको कंसीडर कर सकते हैं। तो इस तरह से आप मोड को कैलकुलेट कर लेंगे, इस तरह से आप मोड को कैलकुलेट करना सीख जाइए। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होता है किसी भी स्टेप पे, तो आप इसको ज़रूर कमेंट कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
और इतनी मेहनत आप पसीना देख रहे होंगे क्योंकि ये मेरा रूम टॉप फ्लोर पे है और मेरे पास एसी नहीं है, तो हवा नहीं है इस रूम में क्योंकि रूम को बंद करना पड़ता सो दैट बाहर की आवाज़ें ना आए, इसलिए यहाँ पे समस्या होती है। क्योंकि टेम्परेचर हाई है, मैं श्री गंगानगर से हूँ, यहाँ पे टेम्परेचर 45 से 48 तक रेंज कर रहा है इस समय, बारिश नहीं है। सो लॉन्ग लेक्चर वीडियोस बनाना मेरे लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट सो दैट आपके समक्ष लेक्चर वीडियोस प्रस्तुत कर सकूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक्स अ लॉट।